नमस्कार बच्चों। आज जो आपका टॉपिक है, जो आपका राष्ट्रपति पोल साइंस का हिस्सा है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपका राष्ट्रपति से संबंधित जो आपका एक वीडियो बनाया था, जो कि अच्छी क्वालिटी में नहीं थी। तो उसी को सुधार को लेकर के मैंने आपका है कि एक अच्छी क्वालिटी के साथ जो आपका ये वीडियो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ताकि आप उसको बारीकी से समझें और राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी आपका है परेशानी जो आपका है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ जो आपका है इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को जो आपका है कैरियर अचीवमेंट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द ही आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक का विश्लेषण जो आपका है आप लोगों के सामने मैं देने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपका सबसे पहले जो आपका है हम लोग समझेंगे आपका है कि राष्ट्रपति जो आपका होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो आपका होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो आए दिन एग्जाम में आपका पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक जो आपका होता है वह कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक जो आपका होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक जो आपका होता है वह कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग ये चीज समझेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो आपका है वह कहाँ से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का पद जो आपका है वह कहाँ से लिया गया है। तो भारत में राष्ट्रपति का पद जो आपका है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप उसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट जो आपका है आप अपने नोट्सबुक में आप अपना है कि नोट्स को तैयार करते रहिएगा, ठीक है। मैं वादा करता हूँ कि आपको है कि अंत तक जो आपका है किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो आपका है वह नहीं आने देगी, ठीक है। चलिए आगे आपका राष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति की तुलना जो आपका है वह किससे किया गया है। तो भारत में राष्ट्रपति की तुलना जो आपका है वह ब्रिटेन की रानी से किया गया है। राष्ट्रपति का तुलना जो आपका है वह किससे किया गया है। तो भारत में राष्ट्रपति की तुलना जो आपका है वह ब्रिटेन की रानी से किया गया है, ब्रिटेन की सामग्री से किया गया है। लेकिन दोनों में अंतर आपका मूलभूत अंतर आपका ये आपका है कि स्थापित करता है कि ब्रिटेन की जो रानी का पद जो आपका होता है वह वहाँ का पद जो आपका है वह वंशानुगत होता है, और भारत में राष्ट्रपति का पद जो आपका है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होकर के आता है। तो ये दोनों में आपका अंतर है। चलिए, अब हम लोग आपका है कि आगे चर्चा करते हैं आर्टिकल 52। यहाँ पर मैंने राष्ट्रपति से संबंधित जो आपका है जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को मैंने आपका स्क्रीन बोर्ड पर आपका है कि दर्शाया है। आप इसको बारीकी से नोट कर लेंगे, क्योंकि अनुच्छेद भी जो आपका होते हैं वह परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देखा गया है। इस तरह से सवाल अनुच्छेद से भी जो आपका है सवाल जो आपका है परीक्षाओं में बहुत सारा आपको दिया जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 52 पर, ठीक है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद क्या कहता है? 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति। यानी संबंधित क्वेश्चन में आपका पूछेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी व्याख्या जो आपका संविधान के अनुच्छेद कितना में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी व्याख्या जो आपका है वह संविधान के अनुच्छेद कितने में वर्णित है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ये आपका आर्टिकल जो आपका है वह क्लियर हो गया, ठीक है। आगे आपका है आर्टिकल 53 पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए आपका ये कहता है अनुच्छेद 53 में क्या है। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो ये अनुच्छेद जो आपका है अपने आप में परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने आप में एक प्रश्न को स्थापित करता है, क्योंकि इस तरह से सवाल जो आपका है वह डायरेक्ट जो आपका है प्रश्नों में आपका है कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो आपका है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। एक प्रश्न का आपका जवाब मिल गया। दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह संविधान के अनुच्छेद कितने में वर्णित है। तो यह संविधान के अनुच्छेद जो आपका है वह 53 के अंतर्गत वर्णित है। 53 नोट कर लेंगे इसको। चलिए आपका है नेक्स्ट आपका है आर्टिकल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 है।
आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो में होता क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग कौन कौन लेते हैं? तो देखिए, आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो आपका है वह भाग जो आपका लेते हैं वह लोकसभा लेते हैं, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, फिर आपका है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और फिर आपका है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो आपका है वह भाग लेते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद कितने में वर्णित है? तो अनुच्छेद 54 में वर्णित है। फिर आपका सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो आपका है वह कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो आपका है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो आपका है वह भाग लेते हैं। पॉइंट को नोट करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है कि लोकसभा में जो आपका है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा में जो आपका है वह राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जो साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में आपका है कि वह ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले पॉइंट आपका पहला देखेंगे, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को चुनता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो आपका है 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है, ठीक है, कितने एंग्लो इंडियन? 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है और अनुच्छेद 331 के अंतर्गत चुनते हैं। फिर आपका है कि राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 की कैसे सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो आपका है राष्ट्रपति द्वारा वैसे सदस्य को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में आपका है कि वह ख्याति प्राप्त कर चुका हो। ये जो आपका है संविधान के आपका 80 के ए में वर्णित है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? तो 80 का ए में वर्णित है। चलिए, आगे आपका है, यहाँ पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आपका है अब एक चीज हम लोग और यहाँ पर समझेंगे, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो एंग्लो इंडियन होते हैं और राज्यसभा द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा आपका मनोनीत किया जाता है, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? तो ये नहीं लेंगे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि ये नहीं लेंगे। लेकिन 71वें संविधान संशोधन, लेकिन 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में आपका है कि एक नियम बनाया गया, ठीक है, एक नियम बनाया गया आपका है कि विधानसभा को लेकर के रखें, ठीक है, एक नियम बनाया गया विधानसभा को लेकर के रखें। मतलब नियम आपका ये चीज बनाया गया कि यहाँ पर आपका है, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो आपका है वह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह आपका है कि आपका निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, और आपका विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि क्या विधानसभा में आपका है कि केंद्र शासित प्रदेश, क्या विधानसभा में जो आपका है केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? तो इसमें आपका क्या है कि पहले आपका है कि यानी विधानसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आपका केंद्र शासित प्रदेशों से आपका है कि एक भी सदस्य जो है विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते थे वह भाग नहीं लेते थे। लेकिन 72वें आपका है, लेकिन सॉरी 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में आपका है कि दिल्ली, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक में भाग लेंगे। फिर से इसको समझ लीजिए आराम से, ठीक है। कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपका एक विधानसभा से संबंधित एक प्रश्न आपका है, यहाँ पर आपको ये चीज बताया गया कि क्या केंद्र शासित प्रदेशों से, क्या केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वह भाग लेते थे या नहीं लेते थे?
तो पहले जो आपका है वह नहीं लेता था, लेकिन 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाता है तो दिल्ली और पांडिचेरी दो केंद्र शासित प्रदेशों के जो आपका है विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो आपका उसके बाद से जो आपका है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो आपका है वह भाग लेना आरंभ कर दिया। पहले जो आपका है भाग नहीं लेते थे। देखिए आपका अच्छा, दूसरी बात, लोकसभा में जो राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियन चुन रहे हैं, क्या वह भाग लेंगे? वो नहीं लेंगे। राज्यसभा में जो आपका है कि 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा रहा है, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे? तो नहीं लेंगे, क्योंकि इन दोनों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। मनोनीत जो आपका है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन जब चल रही है तो इन दोनों मौजूद है कहाँ। खैर, जो भी आपका हो, आप लोग दिमाग में रखिएगा कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति चुनते हैं और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेंगे। चलिए, फिर आपका हम लोग चले आते हैं अनुच्छेद जो आपका है वह 55 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद, चलिए को मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद जो आपका है वह आपका है अनुच्छेद जो आपका है वह 55, ये कहता है निर्वाचन पद्धति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचन पद्धति जो आपका होता है वह एकल संक्रमणीय पद्धति होता है। क्या होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति। तो देखिए आपका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि एकल राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। किसे अपनाया जाता है? एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति होता क्या है। तो आप लोग बारीकी से समझिएगा, ठीक है, ध्यान दे करके समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति। तो एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को वरीयता क्रम के आधार पर, वरीयता का मतलब आपका होता है प्राथमिकता के आधार पर। तो किसी भी व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर ही आपका है कि निर्वाचित किया जाना, वरीयता क्रम के आधार पर ही निर्वाचित किया जाना ही आपका है कि एकल संक्रमणीय पद्धति कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिएगा। देखिए, जैसे एकल संक्रमणीय पद्धति में होता क्या है, जैसे मान लिया कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आपका है कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो चुनाव प्रक्रिया में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आप लोग को बताया गया एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति में मैंने आपको बताया कि एकल संक्रमणीय पद्धति जो आपका होता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वरीयता क्रम के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर जो आपका है वह आपका है कि राष्ट्रपति पद के लिए आपका उसको निर्वाचित किया जाना ही आपका क्या कहलाता है? एकल संक्रमणीय पद्धति कहलाता है। जैसे कि देखिए, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मान लिया कि हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें 3 राष्ट्रपति हैं, जिसमें आपका क्या है, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है। अब देखिए, एकल संक्रमणीय पद्धति वरीयता क्रम जो आपका चलती है उसमें आपका देखा जाता है कि जो भी, क्योंकि सबसे पहले इसमें जो आपका है वह क्या है, इसमें निर्वाचक मंडल में मैंने आपको पीछे बताया था कि इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही आपका वोटिंग देंगे, तो अन्य कोई आपका वोट नहीं देगा। तो जैसे कि मान लिया कि कोई राष्ट्रपति है, जैसे राष्ट्रपति मान लिया कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर आपका है कि बीवी गिरी, ठीक है। फिर आपका है कि चलिए कोई एक तीसरा नाम लेते हैं, तो यहाँ पर मान लिया कि हम नाम ले लेते हैं, आपका है कि बीवी गिरी हो गया। फिर आपका है कि एम हिदायतुल्ला, ठीक है, एम हिदायतुल्ला। देखिए आपका ये चलता कैसे वोटिंग प्रक्रिया, इसको समझ लीजिएगा। आखिर प्राथमिकता के आधार पर कैसे निर्वाचन किया जाता है, वरीयता क्रम कैसे चलता है, इसको समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने आपको, जैसे मान लिया कि ये आपका है कि यहाँ पर वोटिंग चल रही होती है,
आपका सारा बक्सा जो आपका है वह रखा हुआ है। तो कोई भी मान लिया कि लोकसभा का सांसद, ठीक है, या सदस्य जो भी आपका है, सदस्य जो आपका है वह वोटिंग के लिए आपका राष्ट्रपति के लिए आए, और राष्ट्रपति में जो आपका है देखा गया कि मान लिया कि जैसे आपका है कि 3 उम्मीदवार जो आपका है वह क्या है, वह राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं। तो पहला कोई सांसद आता है, तो मान लिया कि उनका प्राथमिकता जो आपका है, कोई सांसद आते हैं, जैसे मान लिया कि कोई मोहन जी, तो मोहन जी को बोला गया कि पहला वोटिंग जो आपका है वह दे करके गए, इनका पहला प्राथमिकता आपका क्या है, फर्स्ट प्राथमिकता राजेंद्र जी को दी है। मोहन जी जो सांसद हैं, ठीक है, मोहन कोई भी हो सकता है मान लीजिए, तो ये आपका क्या है, राजेंद्र प्रसाद को पहला प्राथमिकता। अब इन्हीं को, जो सांसद जो आपका है वोटिंग के लिए आए, इन्हीं को बताया जाएगा कि अब अगला आपको दूसरा प्राथमिकता क्या है। तो इन्होंने दूसरा प्राथमिकता जो आपका है वह बीबी गिरी को दिया, मोहन जी। और तीसरा जो आपका है, अब तो बचा रह गया अंतिम में यही, तो तीसरा जो आपका है मोहन जी का प्राथमिकता ये हो गया। अब फिर मान लिया कि दूसरा वहां से सांसद आए, अब सोहन जी आए, दूसरा सांसद मान लिया कि सोहन जी आए, तो इनका पहला प्राथमिकता जो आपका है वह बीबी गिरी रहा। अब उन्हीं को कहा कि नहीं आप दूसरा ही बक्सा दीजिए, क्योंकि एक वोट से काम नहीं चलेगा। जो भी सांसद या विधायक आएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सभी को वोट देकर जाएंगे, तभी है कि आपको प्राथमिकता या वरीयता क्रम जो आपका पता चलेगा। तो सोहन मान लिया कि कोई सांसद है, उनका पहला प्राथमिकता जो आपका है वह क्या है, बीबी गिरी है, और दूसरा प्राथमिकता जो आपका है वह क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने तीसरा प्राथमिकता, अब एक ही बच गया, तो इनका तीसरा प्राथमिकता ये हो गया। अब यहाँ पर फिर आपका है कि फिर दूसरा सांसद जो आया, मान लिया कि तीसरा सांसद जो आपका आया वह राम जी आए, ठीक है, कौन आए, राम जी आए, ठीक है। तो राम जी का पहला प्राथमिकता जो आपका, इनका पहला वोटिंग जो आपका है राजेंद्र जी को गया, दूसरा जो आपका वोटिंग जो आपका है वह बीबी गिरी को गया, और तीसरा जो आपका है वह क्या गया, एम हिदायतुल्लाह को गया। तो अब इसी से आप लोग प्राथमिकता के आधार पर निर्वाचन कैसे होता है इसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 सांसद, एक मोहन जी थे, एक सोहन जी थे, एक राम जी थे, जो कि राष्ट्रपति का वोटिंग आपका यानी कि निर्वाचन में आपका है कि वह भाग लिए थे, यानी वोट दिए थे। तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद का प्राथमिकता के आधार पर देखिए 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले चुन लिए गए हैं, मोहन जी और राम जी। अब यहाँ पर देखिए बीबी गिरी में एक ही ऐसे व्यक्ति है जो पहले आपका चुना गया है, बाकी दो जो व्यक्ति आपका है वह दूसरे प्राथमिकता के आधार पर। और एम हिदायतुल्लाह तो आपका है कि जो भी सांसद आए वो आपका अंतिम वोट दिए, इसका मतलब है ये तो आपका पहले ही आपका खत्म हो गया। अब रह गया बात राजेंद्र प्रसाद और बीबी गिरी में, तो इसको समझिए। इसमें हो, अब देखिए इसमें क्या है कि प्राथमिकता के आधार पर जो आपका है, यानी कि पहले जो आपका है 2 व्यक्ति जो आपका है बीबी गिरी से ज्यादा प्राथमिकता दिया गया, क्योंकि 2 सांसद का जो है प्राथमिकता जो आपका है, प्रथम प्राथमिकता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 आपका है, यानी मोहन और राम को, और यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर एक ही है। और यहाँ आपका है कि 2 ऐसे सांसद जो आपका है वह पहले आपका है कि इसे वोटिंग दे के गया है। तो अब आप लोग इसको समझिए कि प्राथमिकता के आधार पर जो आपका है राष्ट्रपति जो आपका है वह कौन बन जाएंगे, तो राजेंद्र बाबू बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे, तो राजेंद्र बाबू बन जाएंगे। तो यह प्रक्रिया जो आपका होती है, यही प्रक्रिया जो आपका होती है एकल संक्रमणीय पद्धति कहलाता है। अब हमें लगता है कि आप लोग को एकल संक्रमणीय पद्धति समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 56 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 56 आर्टिकल 56 क्या कहता है, तो आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का पदावधि। तो देखिए आप लोग इसे जानेंगे कि राष्ट्रपति का पदावधि का मतलब होता है पद की अवधि। अगर इसे हम लोग तोड़ देंगे तो समझ में आएगा पद की अवधि मतलब कोई भी राष्ट्रपति जो आपका है वह कितने वर्षों के लिए अपने कार्यकाल के लिए आपका है चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति का पदावधि जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। यानी कोई भी आपका है कि व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जब वह निर्वाचित कर लिया जाता है तो वह 5 वर्ष के लिए आपका है कि वह अपने कार्यकाल को लेकर के आते हैं। लेकिन क्या 5 वर्ष से पहले भी आपका है कि वह राष्ट्रपति का पद जो आपका है वह खाली हो सकता है या नहीं, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले बार में हम लोग ये चीज समझें
कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो आपका होता है, पदावधि जो आपका होता है वह कितने वर्ष का होता है, तो यह 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी आपका है कि यह इनके पद में जो आपका है वह पद जो आपका है वह खाली हो सकता है। किन-किन स्थितियों में, इसको नोट करेंगे। तो राष्ट्रपति का पद जो आपका है किन-किन परिस्थितियों में आपका है कि 5 वर्ष से पहले भी आपका खाली हो सकता है। तो पहला आप लोग नोट करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा यानी स्वयं राष्ट्रपति द्वारा अगर त्यागपत्र दे दिया गया हो, स्वयं राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया हो। एक चीज और, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो आपका है वह किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो आपका है वह उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए, तो स्वयं द्वारा अगर त्यागपत्र दे दिया गया हो तो 5 वर्ष से पहले भी आपका है कि राष्ट्रपति का पद जो आपका है वह खाली हो सकता है। दूसरा आपका है कार्य असमर्थता के आधार पर, अगर राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ है तो वैसे स्थिति में भी आपको ये देखा जाता है कि 5 वर्ष से पहले उनके पद में आपका पद खाली हो जाएगा। तीसरा आपका है अचानक मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, अगर राष्ट्रपति कोई भी पद पर राष्ट्रपति के पद पर है और अचानक इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अचानक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अचानक मृत्यु होने के बाद भी आपका है कि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले आपका खाली हो जाएगा। चौथा आपका है कि संविधान के नियमों का अगर वह उल्लंघन करता है, कोई भी राष्ट्रपति संविधान के आपका है कि नियम का अगर वो उल्लंघन करता है तो वैसे कंडीशन में भी आपका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके 5 वर्ष से पहले उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका, हाँ तो अब आपका यहाँ पर अब हम लोग आपका है अनुच्छेद जो आपका है वह 58 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो आपका है वह कहाँ, 58 में कहता क्या है कि राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है, अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। तो आप लोग पॉइंट को नोट कर लेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता संविधान के अनुच्छेद कितने में वर्णित है, तो राष्ट्रपति की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 में वर्णित है, यानी कि 58 में वर्णित है। अब हम लोग इसके विस्तार रूप से समझेंगे आपका कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता जो आपका है वह क्या क्या होती है। तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता जो आपका होता है, पहला जो आपका होता है वह भारत का नागरिक हो, पहला आपका भारत का नागरिक हो, पहला आपका क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरा आपका पागल दिवालिया न हो, पहला आपका पागल दिवालिया न हो, ठीक है। तीसरा आपका है कि न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष हो, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष हो और अधिकतम उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 100 वर्ष के भी आदमी, 105 वर्ष के भी आदमी, 500 वर्ष का भी आदमी, कितना भी वर्ष का आदमी हो वह राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। चलिए चौथा आपका है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। देखिए आपका लाभ के पद को आप लोग बारीकी से समझिएगा कि लाभ का पद जो आपका होता है वह क्या होता है। तो देखिए लाभ का पद का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा, लाभ का पद का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक ही सेशन में 2 सरकारी कार्यों पर जो आपका है कार्यरत होना, 2 सरकारी कार्यों पर आपका है कि कार्यरत होना ही आपका लाभ के पद को माना जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण में मैंने आपको बताता है कि कोई भी अभी सरकारी व्यक्ति, मान लिया कि आम व्यक्ति, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हो सकते हैं तो क्या एक ही सेशन में आप क्या बैंक एम्प्लॉय हो सकते हैं? नहीं ना हो सकते हैं। हाँ, तो नहीं हो सकते हैं, तो यही बात है। लेकिन अगर एक ही सेशन में आप रेलवे का भी कर्मचारी हो जाइएगा और उसी सेशन में अगर आप मान लिया कि यानी कि बैंक का भी कर्मचारी, और दोनों तरह से अगर आप वेतन उठाते हैं तो वही पद को जो आपका माना जाता है
वह लाभ के पद को माना जाता है। वैसे पद को क्या कहा जाता है? लाभ के पद को कहा जाता है। तो लाभ के पद को जो आपका है वह नहीं फॉलो करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के योग्यता में जो आपका बताया गया है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए। फिर आपका है पांचवा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या था? राष्ट्रपति का योग्यता। आइए इस पर हम लोग एक बार फिर से चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का योग्यता संविधान के अनुच्छेद आपका है कि 58 में वर्णित है। राष्ट्रपति की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें योग्यता के अंतर्गत ये मैंने आपको बताया है कि पहला वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा जो इन योग्यताओं को फॉलो करता है। पहला आपका है कि वह भारत का नागरिक हो। पहला आपका क्या है? कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, पागल और दिवालिया न हो। दूसरा का क्या है? पागल और दिवालिया न हो। तीसरा, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष हो और अधिकतम उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। फिर से, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष हो और अधिकतम उम्र सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। इसको पॉइंट पर नोट कर लिया। चौथा, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और पांचवा जो आपका है वह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। पांचवा आपका क्या है? कि वह लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए आपका है कि वह निर्वाचित किया जा सकता है। तो ये आपका है आर्टिकल, मैंने आपको है कि 58 पर बात किया। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए, अब आपका है, अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। ठीक है, आर्टिकल जो आपका है वह 60 पर आपका ये चीज है कि राष्ट्रपति का शपथ को लेकर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका है राष्ट्रपति का शपथ जो आपका होता है वह कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ जो आपका है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना शपथ जो आपका है वह किसके समक्ष लेता है? तो राष्ट्रपति अपना शपथ जो आपका है वह सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष जो आपका है अपना शपथ जो आपका है वह लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं वह वरिष्ठतम सदस्य के समक्ष जो आपका है राष्ट्रपति अपना शपथ जो आपका है वह लेता है। ठीक है, चलिए आगे आपका हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित की बात। तो चलिए देखिए, आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो आपका होता है वह क्या होता है। चलिए इधर देखते हैं, इधर एरो कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महाभियोग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे महाभियोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो आपका होता है वह राष्ट्रपति को हटाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को, राष्ट्रपति को उसके पद से अगर वह संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी आपका हटाया जा सकता है जब वह संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहा होता है। तो देखिए, आपको इसका मतलब आपको ये चीज है कि यदि राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति को लाया जाता है अगर वह संवैधानिक नियमों को उल्लंघन कर रहा होता है तो देखा जाता है कि जो सांसद सदस्य होते हैं उससे नाखुश होते हैं। सांसद सदस्य जो आपका होते हैं जो नाखुश होते हैं, तो देखा जाता है कि उस व्यक्ति पर जो राष्ट्रपति संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उस व्यक्ति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है हटाने के लिए। तो महाभियोग प्रक्रिया जो आपका होता है किसी भी व्यक्ति को, यानी कि राष्ट्रपति पद पर जो आपका है, आपका जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। राष्ट्रपति जो है अपने पद से किस प्रक्रिया के आधार पर हटता है? तो महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर हटता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वर्णित है।
अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया जिस व्यक्ति पर आपका है कि लाया जाता है, उस व्यक्ति को 14 दिन पहले जो आपका है वह सूचित कर दिया जाना होता है। नियम आपका है कि जिस व्यक्ति यानी जिस राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाया जाना है, उस राष्ट्रपति को, उस व्यक्ति को 14 दिन पूर्व जो आपका है उसे सूचना दे दिया जाना होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। दूसरी बात, एक संबंधित क्वेश्चन में आपको ये भी मैं बता दूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो आपका है सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा। बहुत सारे बात आपका पूछता है, जैसे आपका सदन का मतलब होता है लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो आपका है वह सबसे पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि राष्ट्रपति संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया जो आपका है वह पहले लोकसभा में ही लाया जाए या पहले आपका राज्यसभा में ही लाया जाए, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, किसी भी सदन में आपको लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं विस्तार से। मान लिया कि राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया मैंने आपको लोकसभा में डाला, ठीक है, पहले आपका है कि लोकसभा में, कोई जरूरी नहीं आप राज्यसभा में ला सकते हैं, लेकिन मैंने जो लेकर के आया है वह यानी लोकसभा में लेकर के आया है। तो देखिए आपका लोकसभा में अगर लेके आते हैं तो लोकसभा का जो कुल सदस्य है उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा लोकसभा का, क्योंकि मैंने आपको महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया पहले मैंने आपको है कि लोकसभा में लाया है, तो अगर लोकसभा में अगर कि राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं तो उन लोकसभा के सदस्यों का 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र जो आपका है वह है कि संलग्न किया जाना होता है। वह क्या होता है, संलग्न किया जाना होता है। और आपका है कि लोकसभा का 2/3 सदस्यों का, और लोकसभा के 2/3 सदस्यों का बहुमत जो आपका है वो आपका है कि से पारित करवाना होता है। ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र और 2/3 सदस्यों का बहुमत जो आपका है वह पारित करना होता है, तब है कि उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो आपका है वह लाया जाएगा। इसके बाद लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में लाइए, जिस सदन में लाना होता है उस सदन का जो कुल सदस्य होते हैं उसका 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, और दूसरा आपका है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत जो आपका है कि यदि वह स्वीकृत हो जाती है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो आपका है वह आरंभ हो जाती है। एक चीज आप लोग और समझेंगे कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जब आपका है कि आरंभ हो जाती है तो आरंभ होने के दौरान जो आपका है बाद जो आपका है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जो आपका है वह कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, जिस व्यक्ति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होती है उस समय से वह व्यक्ति जो आपका है वह राष्ट्रपति पर अपना कार्य जो आपका है वह नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आपका अब यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर एक बात और आप लोग समझेंगे, कार्यकारी राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखिए आपका कार्यकारी राष्ट्रपति जो आपका होता है वह क्या होता है। तो कार्यकारी राष्ट्रपति का मतलब आपका होता है कि जब कोई राष्ट्रपति, ठीक है, जब राष्ट्रपति जो आपका है अपने कार्यकाल से पहले जो आपका है किसी कारणवश उनका पद जो आपका है वह खाली हो जाता है, उनका पद जो आपका है वह क्या हो जाता है, जैसे यह राष्ट्रपति का पद है और इनका कार्यकाल जो आपका है वह क्या है 5 वर्ष का है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी मैंने आपको बताया कि किन किन परिस्थितियों में इनका पद खाली रह सकता है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि 5 वर्ष के पहले जो आपका है राष्ट्रपति का पद जो आपका है किसी भी परिस्थिति में अगर वह खाली होता है तो देखा जाता है कि इस पद पर जो आपका लाया जाता है यानी उपराष्ट्रपति को लाया जाता है।
यानी कि समझने आप ये चीज समझिए कि यदि राष्ट्रपति का पद जो आपका है किसी परिस्थिति में खाली हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उसका कार्य जो आपका है वह कौन कर देखता है, तो उपराष्ट्रपति देखता है। और यदि उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो फिर आपका है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह इनके पद पर आपका कार्य करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वह आपका क्या करेंगे, यानी राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। तो पहला स्टेप में आपको ये चीज समझिए कि यदि राष्ट्रपति का पद जो आपका है खाली हो जाता है तो उसके जगह पर कार्य कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वह उनके पद पर कार्य करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर गौर कीजिएगा कि जब राष्ट्रपति का पद जो आपका है खाली हो जाता है किसी परिस्थिति में, और उन पद पर जो आपका है आने वाला जो भी व्यक्ति जो आपका होता है, अब राष्ट्रपति के पद पर जब वह कार्य करेगा तो वैसे पद को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है। ठीक है। तो अब एक चीज और, जैसे मान लिया कि हमने आपको बताया कि कार्य राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति अपना कार्य जो आपका है राष्ट्रपति के रूप में करता है। तो जब उपराष्ट्रपति अपना कार्य जो आपका है जब राष्ट्रपति के रूप में करेगा तो यह पद जो आपका है कार्यकारी राष्ट्रपति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्यकारी राष्ट्रपति, कार्यकारी पद। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकारी पद कहलाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर हो जाइए कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए कार्य करता है तो वैसे स्थिति में इसका वेतन जो आपका है वह अनुपातिक तौर पर दे दिया जाता है। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन जो आपका है वह 5 लाख रुपया मासिक और उपराष्ट्रपति का वेतन जो आपका है वह 4 लाख रुपया मासिक। तो अगर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद के लिए कार्य करे तो सामूहिक रूप से 4 लाख ही है और 5 लाख ही है तो 9 लाख हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, वेतन जो आपका है एक अनुपातिक तौर पर निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं कि 5 लाख राष्ट्रपति वाला दे दिया जाएगा और 4 लाख उपराष्ट्रपति वाला, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में यानी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जब वह कार्य कर रहा होता है तो उसका सुविधा यानी जो उपराष्ट्रपति है, इन उपराष्ट्रपति को जो सुविधा जो आपका मिलेगा वह राष्ट्रपति को दिए जाने वाली सुविधा आपको मिलेगा, ना कि उपराष्ट्रपति को दिए जाने वाली सुविधा मिलेगा। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, कार्यकारी राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे आपका है अनुच्छेद 62 पर हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 62 जो आपका है वह क्या है, राष्ट्रपति को पद रिक्ति भरने का समय। देखिए आपका पद रिक्ति भरने का समय जो आपका होता है, इसके लिए समय जो आपका है वह 6 माह निर्धारित किया गया है। यानी किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद जो आपका है वह खाली हो जाता है तो उसे जो आपका है मैक्सिमम जो आपका है 6 माह के अंदर जो आपका है उस पद को भरना अनिवार्य होता है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद जो आपका है वह खाली हो जाए तो उसे कितना समयों के अंदर, 6 माह के अंदर जो आपका है उस पद पर निर्वाचित कर करके जो खाली पद है, जो रिक्त पद है, उस पद को भर देना अति आवश्यक है। तो यही आपको बताया गया है अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति को पद रिक्ति भरने का समय जो कि 6 माह होता है। चलिए आगे आपका अनुच्छेद 72 72 पर हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति। तो इसको नोट करेंगे। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पावर यह शक्ति दिया गया है जो कि सैनिक अदालतों द्वारा, ठीक है, कोई भी आपका दिया गया निर्णय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपका है, ठीक है, कोर्ट द्वारा आपका दिया गया जो भी निर्णय है उसको क्या कर सकता है, वह कम कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति के पास ही है आपका शक्ति जो आपका है वह दिया गया है। ठीक है, चलिए आपका है आगे हम चर्चा करते हैं
अनुच्छेद जो आपका है 111, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति जो आपका है अनुच्छेद कितने में वर्णित है, तो 111 में। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति से आपका है कि पीछे मैंने आपका एक वीडियो बनाया है विस्तार रूप से, उसको आप बारीकी से देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति जो आपका संविधान के अनुच्छेद कितने में वर्णित है, तो यह 111 में वर्णित है। वीटो शक्ति का मतलब होता है कि यदि वह किसी भी नियम को आपको लागू नहीं कराना चाहता है, किसी भी नियम से आपका है या किसी भी कानून से आपका है कि वह आपका असहमत हो, तो इसके पास यह शक्ति दिया गया है कि वह वीटो शक्ति लेकर करके उसका समर्थन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका विस्तार जो आपका है मैंने पीछे एक वीडियो, आप लोग जब चैप्टर पढ़ रहेंगे तो पीछे आप जाकर देख लेंगे वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति क्या है, विस्तार रूप से बताया है मैंने। आपका अनुच्छेद 123 ये कहता है अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो आपका है वह कितने अनुच्छेद में वर्णित है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो आपका है वह कितने अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो ये आपका 123, ठीक है। अब राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति क्या है, मैंने इसके लिए पर्सनल एक वीडियो बनाया है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, जो मेरे वीडियो में आप जा के आप देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियरेंस हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।